हेलो एवरीवन। आज हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे जो जेई की एक्स्ट्रा क्लास है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हमने बोर्ड वाली क्लास में भी कवर किया है, पर कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने बोर्ड वाली क्लास में स्किप कर दिए थे कि हम जेई वाली क्लास में कवर करेंगे। तो वो टॉपिक्स हैं, एक बार कुछ रिकैप भी हो जाएगा जो बोर्ड में कवर किया था। उसके बाद हम जेई वाले टॉपिक्स को भी कवर करेंगे जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैं। अब सबसे पहली प्रॉब्लम आती है डिटर्मिनेंट्स में कि उसको विजुअलाइज करने में दिक्कत आती है। जब 12th हम शुरू करते हैं तब तक हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं पढ़ा होता है, और जो इसका कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट्स का वो सबसे अच्छी तरीके से समझ में आता है जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ते हैं। पर क्योंकि अब तक हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है, तो हम थोड़ा सा अज्यूम करके चलेंगे कि जो मैं बातें बता रहा हूँ आप थोड़ा उस पर भरोसा रखिए। जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आएगा तब हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए, मान लेता हूँ मेरे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स का नाम है पैरेललोपाइपेड। इसको क्यूबॉइड नहीं बोला जाता है क्योंकि इसके जो तीनों एज हैं, एक कॉर्नर से अगर हम देखें तो वो एक दूसरे के 90 डिग्रीज पे होना ज़रूरी नहीं है, ये क्यूबॉइड में ज़रूरी होता है। तो अगर ये तीनों के तीनों एजेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर नहीं है तो इसको पैरेललोपाइपेड बोला जाता है कि इसका हर एक फेस एक पैरेललोग्राम बनता है। अगर R1, R2, R3 तीन एजेस हैं इस पैरेललोपाइपेड के, तो मैं R1 के कंपोनेंट्स में बता सकता हूँ कि लेटेस्ट से ये है A11 I कैप, A12 J कैप, A13 K कैप। जो R2 वेक्टर है उसके कंपोनेंट हैं A21 I कैप, A22 J कैप, A23 K कैप। R3 वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स हैं A31 I कैप, A32 J कैप प्लस A33 K कैप। अब इस इंफॉर्मेशन को हमने मैट्रिसेस वाले टॉपिक में पढ़ा था कि मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? कि मैं हर एक रो को एक वेक्टर मान के चलता हूँ। जो पहला रो है वो पहला वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, जो तीसरा रो है वो तीसरा वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से जो पहला कॉलम है वो आई कैप वाली इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा कॉलम है वो जे कैप वाली इंफॉर्मेशन, और जो तीसरा कॉलम है वो के कैप वाली इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इसको विजुअलाइज करते हैं तो आप बता सकते हैं कि R1 को अगर मैं विड्थ मान के चलता हूँ इस बॉक्स की, R2 को अगर लेंथ मान के चलता हूँ और R3 को अगर हाइट मान के चलता हूँ, तो जो R1 वेक्टर है वो विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा, जो R2 वेक्टर है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, और जो R3 वेक्टर है वो हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें डिटर्मिनेंट कहाँ पर आता है? डिटर्मिनेंट यहाँ पर आता है कि अगर मैं इस बॉक्स को विजुअलाइज कर रहा हूँ, इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इस बॉक्स का जो वॉल्यूम बनता है वो बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। जिस इंफॉर्मेशन को R1, R2, R3 वेक्टर्स को मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, जो कि हमने बोर्ड क्लास में सीखा है किस तरीके से डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इस बॉक्स के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? ये तो मैं सीधा बता सकता हूँ कि अगर ये मैट्रिक्स है तो ये उसका डिटर्मिनेंट होगा। मैंने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा भी। इसको विजुअलाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो उसमें ये बॉक्स हमारी बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि आप मानिए कि अगर इसमें से R1, R2 और R3 तीनों वेक्टर्स में से कोई भी एक वेक्टर अगर जीरो लेंथ का हो जाता है, जीरो वेक्टर बन जाता है, तो क्या बॉक्स बन पाएगा? कि बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो कितना बन पाएगा? विजुलाइज कीजिए कि ये जो येलो वेक्टर है ये जीरो लेंथ का हो, तो ये जो फेस है इस पैरेललोपाइपेड का, ये फेस इस पहले वाले फेस के ऊपर ओवरलैप करने लग जाएगा, तो ये जो वॉल्यूम है बॉक्स का बन नहीं पाएगा। तो इसका मतलब इसमें से कोई भी एक वेक्टर अगर जीरो लेंथ का हो गया, मतलब तीनों के तीनों कंपोनेंट अगर जीरो हो गए, तो इसका मतलब ये जो बॉक्स बनना है उसका वॉल्यूम बनना बंद हो जाएगा। अगर वॉल्यूम बंद हो जाएगा बनना, ये एक सेम प्लेन में ये पूरा का पूरा बॉक्स आ जाएगा, 3D प्लेन में अगर नहीं बनेगा ये, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जीरो हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जीरो है तो डिटर्मिनेंट भी जीरो होना चाहिए। इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। R1 वेक्टर अगर जीरो लेंथ का हो जाएगा तो ये फेस उस फेस के साथ ओवरलैप करेगा, वॉल्यूम जीरो हो जाना चाहिए। अगर R3 वेक्टर जीरो हो जाता है तो ये जो वेक्टर है ये जीरो लेंथ का हो जाएगा, जो ऊपर वाला फेस है वो नीचे वाले फेस के साथ ओवरलैप करेगा और वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की कि इसमें से कोई भी रो
या अगर मैं इसको कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करता तो कोई भी कॉलम अगर 0 लेंथ का हो जाता है तो इसका मतलब वो जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर कोई भी दो रोज इसमें प्रोपोर्शनल हो जाते हैं या इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई भी दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं या कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। वेक्टर्स के पैरेलल होने का मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में। अगर कोई भी दो वेक्टर्स r1 r2 या r2 r3 या फिर r1 r3, इनमें से कोई भी दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हुए तो इसका मतलब अज्यूम कीजिए कि r1 और r2 सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो ये जो बॉक्स का बेस बन रहा है ये बेस बनना बंद हो जाएगा। ये दो अलग अलग डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स जा रहे थे, इसी वजह से बॉक्स का बेस बन रहा था। इस बेस की वजह से इसके ये वॉल्यूम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा था। बेस का एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो अगर r1 r2 पैरेलल या प्रोपोर्शनल हुए या r2 r3 पैरेलल या प्रोपोर्शनल हुए, r1 r3 पैरेलल या प्रोपोर्शनल हुए, तो क्या होगा? वो कोई भी दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में आएंगे। अगर सेम डायरेक्शन में आए तो फेस बनना बंद हो जाएगा। कोई भी अगर फेस अगर बनना बंद हो गया तो ये जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम नहीं बन पाएगा। अगर वॉल्यूम नहीं बन पाएगा तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 0 आना शुरू हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरीके से जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट्स की उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि कोई भी रो 0 हो जाए, कोई भी दो रोज इक्वल हो जाएं, या कोई भी दो रोज अगर प्रोपोर्शनल हो जाती हैं तो डिटर्मिनेंट 0 बन जाता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।